अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज का जो टॉपिक है जी वो हमारा है कि आजकल कनाडा के वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ख़ास तौर पे हम लोग पाकिस्तानियों की बात करें तो इवन कैन प्लस के वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो उस रिफ्यूज़ल के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बात मैं यहाँ में क्लियर करता चलूँ कि आज से 2 दिन पहले कनाडा ने एक तारीख में पहली दफ़ा एक कैप लगा दिया है टेम्परेरी रेजिडेंट्स पे ऊपर। अभी इस न्यूज़ की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आईआरसीसी की तरफ से नहीं आई, क्योंकि अगर हम लोग विजिटर वीज़ा को भी देखें तो वो टीआरवी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस के अंडर ही आता है। तो क्या ये कैप जो है यानी कि उन्होंने उसको कम वीज़ा इशू करेंगे, क्या वो विजिटर वीज़ा के अंडर भी आएगा? नहीं, अगर ये है और ये पॉलिसी विजिटर वीज़ा के लिए भी है तो ये बहुत बैड न्यूज़ है और शायद इसी वजह से इतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि उस रिफ्यूज़ल आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। हम लोग अपने कैप्स नोट या जिन्हें जीसीएमएस नोट्स कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। अब होता क्या कि जैसे कि आपकी जो है रिफ्यूज़ल में लिखा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाए हैं उनकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो किस डॉक्यूमेंट्स की है। क्या वो होटल बुकिंग के ऊपर आया, या वो टिकट के ऊपर आया, या वो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर आया, या वो आपके एनओसी के ऊपर आया। तो उस नोट्स के अंदर उसके बारे में लिख दिया जाता है, या कभी कभार आपके रिफ्यूज़ल में ये लिखा जाता है कि आपने ट्रूथफुली आंसर्स नहीं किए। तो हमें ये नहीं लिखे रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा जाता कि वो कौन से आंसर थे जो हमने गलत कर दिए, या हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो आईआरसीसी से हाइड कर ली। तो जब हम लोग ये नोट्स अप्लाई करते हैं तो हमें उसके अंदर वो रीज़न मिल जाता है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि आज से कुछ 6 महीने पहले तो जो नोट्स थे वो बड़े बेहतरीन होते थे और उसमें एक एक चीज़ जो थी लिखी जाती थी, लेकिन अब जब से रिफ्यूज़ल ज़्यादा हुई हैं तो मोस्टली वीज़ा ऑफिसर्स उसको जो है वहाँ से भी मिटा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कभी कभार मिल जाती है। तो इसको अप्लाई करने का तरीका का जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपका कोई कनाडा में रहता है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी सर्विसेज में चाहिए तो पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये यानी कि 25 कनेडियन डॉलर लगते हैं। इसको हम आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके आने में 28 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, ये आपके ईमेल एड्रेस पे आते हैं। तो जी, अब ये नोट्स वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसकी तरफ आते हैं, क्या कनाडा की रिकन्सिडरेशन हम लोग कर सकते हैं, क्या कनाडा की अपील कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। अब आज से कोई 1 साल पहले या 6 महीने पहले तक रिकन्सिडरेशन विजिट वीज़ा के लिए अलाउड नहीं थी, ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए थी, विजिटर वीज़ा वाला नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ केसेस हमने देखे, मैं पर्सनली एक केस को जानता हूँ, उनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। वो जो थी लेडीज़ थी कोई, और वो दुबई के अंदर ट्रेनी पायलट थी, ठीक है। उनके पास पायलट का लाइसेंस भी था, तो वो यूएसए में ट्रेनिंग करके आई थी कोई 1 साल, उसके बावजूद कनाडा ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो उन्होंने रिकन्सिडरेशन डाली थी, इसके बाद उनको 1 महीने के अंदर वीज़ा अप्रूव करके जो है पासपोर्ट की अपील कर दी गई कि आप पासपोर्ट जमा करवा दें। तो ये है कि अब जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखें, कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि भाई हर बंदा ही अब रिकन्सिडरेशन में जा सकता है। मैं आपको एक और केस बताता हूँ। एक हमारे ग्रुप जो ट्रैवल एफओ में, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने अपनी रिकन्सिडरेशन खुद डाली। तो हुआ ये कि उनको पहली तो जो उनकी रिफ्यूज़ल थी उसके ऊपर बैन नहीं था, लेकिन जब दूसरी रिफ्यूज़ल रिकन्सिडरेशन के बाद आई उसमें 5 ईयर्स का बैन लग गया। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए जी, रिकन्सिडरेशन उसी सूरत में आप डालेंगे जब आपको पता होगा कि हमारा जो रिफ्यूज़ल लगी है क्या वो रिफ्यूज़ल जस्टिफाइड है। अब अगर वीज़ा आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, देखिए हर बंदे को अपनी प्रोफाइल का पता है। अब मुझे अगर पता है कि मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरी बैंक स्टेटमेंट ही कोई ख़ास नहीं थी, ठीक है, और मैं जो है मैं बिल्कुल 20-22 साल 25 साल का लड़का हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई होम टाइज नहीं है, और कनाडा मुझे रिफ्यूज़ कर रहा है और मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ उनके सिस्टम को कि नहीं जी आपने मुझे क्यों रिफ्यूज़ किया, मेरी तो प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। तो उस पर मे भी आपको 5 ईयर का बैन भी लग सकता है, क्योंकि आप वहाँ के वीज़ा ऑफिसर या उनके सिस्टम को चैलेंज करते हैं रिकन्सिडरेशन में। देखिए, रिकन्सिडरेशन उसी सूरत में आप करें, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चाहता हूँ। रिकन्सिडरेशन आपने उस सूरत में करनी है कि देखें आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, लेकिन आपकी जो रिफ्यूज़ल में उसने लिख दिया कि भाई आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, या उसने लिख दिया कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, लेकिन आपको पता था कि आपके अकाउंट में कोई 20,000 15,000 10,000 कनेडियन डॉलर पड़े थे। तो उसके ऊपर आप ज़रूर रिकन्सिडरेशन में जाएं और उनको कहें कि जी देखिए आपने मुझे ये कह दिया कि लैक ऑफ फंड्स नहीं थे, लेकिन मैंने ये बैंक स्टेटमेंट लगाई है जिसको मैं फिर से अटैच कर रहा हूँ, आप इसको मेरे बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके। अब ये तो जी हो गई एक हमारी वैलिड रिकन्सिडरेशन।
अब एक जो रिकंसिडरेशन ये भी हो सकती है कि आपको उसने कहा जी मैंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है क्योंकि आप इससे पहले आपने कोई यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था या यूके का वीज़ा अप्लाई किया था या ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सब डाटा शेयर करते हैं, तो आपने वो रिफ्यूज़ल हमसे छुपा दी है, ठीक है। लेकिन हकीकत में आपने कभी यूएसए का वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, यूके नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं किया था, तो बिल्कुल आप रिकंसिडरेशन में जाएंगे। आप उन्हें कहेंगे भाई मैंने तो कभी इन कंट्रीज में अप्लाई नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है, या आपके जो शिनॉक 3 इनका सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस को आजकल रिफ्यूज़ कर रहा है, इसने इसके थ्रू हो गई है, तो आप इसको जो है वीज़ा ऑफिसर देखेगा तो शायद आप ये मेरा केस दोबारा ओपन करेंगे। अब ये जो कुछ जेन्युइन केसेस, यानी कि आपको पता होता है कि मेरा वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हुआ है, अब अगर किसी छोटी सी बात पे आपको ये रिफ्यूज़ कर रहा है कि जनाब वो आपने वीज़ा अप्लाई किया लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप वापस आएंगे, तो इसको कैसे चैलेंज करेंगे? मुझे मतलब वो पॉइंट नहीं समझ आता कि आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे कि आप वीज़ा ऑफिसर आपको ये कह रहा है कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे यकीन ही नहीं है कि आप वापस आएंगे, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने होम टाइसो पहले लगा दी, बैंक स्टेटमेंट लगा दी, अपनी जॉब, अपना बिजनेस सब कुछ दिखा दिया। हो सकता है आपका सिक्योरिटी रीजन हो, आपका नाम किसी के साथ मैच कर रहा हो, इस वजह से आपको नई एंट्री देना चाहते हो, या आपका वैसे ही देखें, ये जो एक रिफ्यूजल होती है इसको तो आप कभी चैलेंज कर ही नहीं पाते, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर ने कह दिया कि उसको यकीन नहीं है, तो फिर आप उसको यकीन कहीं नहीं दिलवा सकते, क्योंकि आप उसमें फेस टू फेस तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब आपको पता है कि आपकी रिकंसिडरेशन ऐसी जगह पे हुई है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया या आप उसको प्रॉपरली पढ़ा नहीं गया, तो ज़रूर रिकंसिडरेशन में जाएं, वरना मुंह उठा के ऐसे रिकंसिडरेशन से अप्लाई ना करें। लोग आपको कह रहे हैं कि जी अप्लाई कर दें, क्योंकि अब देखिए आज से कुछ 1 साल पहले तक जब मैं वीडियोस बनाता था, मैं आपको बताता था कि हर बंदा कही जा रहा है जी कनाडा आप बैंक स्टेटमेंट के बगैर अप्लाई करें, ये करें, वो भी सबने रिजल्ट देख लिया कि 4-4 लाख रुपए पे किया और मिला तो उनको कुछ भी नहीं, वरना आधा पाकिस्तान अब कनाडा शिफ्ट हो चुका होता, ठीक है जी। जरूर लोगों के वीजास लगे, लेकिन जिन्होंने खुद अप्लाई किया, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस थी, उनके वीजा बहुत अच्छे रहे पिछले 1 साल में रेशो। लेकिन अभी कनाडा वैसा नहीं रहा, तो अब उन लोगों के पास तो अब उनको पता है कि वीजास की रेशो कम हो गई है, वीजास तो आ नहीं रहे, तो अब कहाँ से कमाई करनी है? तो अब कमाई करनी है जी रिकंसिडरेशन में डाल के। आप रिकंसिडरेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, होता क्या कि एक वेब फॉर्म होता है कनाडा का, आप गूगल में जाके लिखेंगे कनाडा वेब फॉर्म, ठीक है जी। वहाँ पे आपने अपनी डिटेल डालनी है उसके अंदर, और पाकिस्तान से आपने अबू धाबी एम्बेसी को लिखना है, क्योंकि हमारे केस अबू धाबी एम्बेसी में प्रोसेस होते हैं जी। अगर आप दुबई से हैं तो वो भी अबू धाबी, बाकी जहाँ जिस कंट्री से आप रिकंसिडरेशन करवा रहे हैं उसकी एम्बेसी को लिखेंगे। आपने उसमें लिखना है कि जी जो आपके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया, उन्होंने नहीं देखा, या कोई आपको लगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया फेक है, आप उसकी डिटेल लिखेंगे, उसकी दोबारा अटैच करेंगे, और उसको अटैच करने के बाद मेरा भाई आप उसे सेंड कर देंगे। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि या तो आपको ईमेल आ जाएगी कि जी हमने आपका केस रिकंसिडर कर लिया है और आप थोड़ा सा वेट कर लें, 20 से 25 दिन का टाइम होता है, हम आपको जवाब देंगे। ये अप्रूवल नहीं होती, ये वो आपको ये कहते हैं कि हम आपका दोबारा केस चेक करेंगे। तो या सिरे से कोई ईमेल का जवाब आता ही नहीं है, तो समझिए कि वो जवाब ही आपको कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल पे जाके लिखना है, खुद कर सकते हैं। देखिए फिर भी कोई बंदा जिसको बिल्कुल नहीं करना आता वो ज़रूर किसी की सर्विस ले, हमसे ले, किसी और से ले, लेकिन इसके चार्जेस जो हैं वो 10,000 से ऊपर नहीं है। 10,000 पाकिस्तानी, और अगर मैं दुबई की बात करूं तो ये तकरीबन कोई अराउंड 150 दिरहम्स के करीब होता है इसकी फीस है, जिसके अंदर जो वो अपनी टाइम के पैसे लेगा जो आपका रिकंसिडरेशन डाल रहा है। अव्वल तो आप खुद भी डाल सकते हैं, चैट जीपीटी से उसे बना लें और उसे डाल दें, ठीक है। उसके बावजूद आप कहते हैं जी टाइम नहीं है, मुझे बनाना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हमसे सर्विस ले लें, किसी और से ले लें। लेकिन फीस का मैंने आपको बता दी है, पाकिस्तानी में बात करूं तो तकरीबन 10,000, और अगर यूएई से कतर वगैरह या कहीं से, तो इसको आप इक्वल कर लें 150 दिरहम के, इसके अंदर आपका ये रिकंसिडरेशन अप्लाई होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे मुंह उठा के रिकंसिडरेशन नहीं करनी कि आपको 5 साल का बैन लग जाए, क्योंकि वीज़ा तो फिर 1 साल के बाद अप्लाई हो जाएगा। अगर बैन लग गया तो ये इम्पैक्ट करेगा आपको 5 आइज, यानी कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब के ऊपर, ठीक है। तो आपने ऐसे मुंह उठा के रिकंसिडरेशन, अगर आपको यकीन है आपकी जो से मैंने पहले पॉइंट बता दिया, कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, तो मेरा भाई उसमें आप जरूर जाएं रिकंसिडरेशन में, मैं खुद आपको बोलूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वेब फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इसको कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगा टाइम मिला तो स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट प्रोसेस भी बना दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बना दूं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। ये राइट साइड में मेरे आप देख सकते हैं जापान का वीज़ा आप खुद कैसे अप्लाई करेंगे, ये राइट साइड पे देख लें। मेरे लेफ्ट पे आप देख सकते हैं कि कनाडा का फिंगरप्रिंट के बाद, बायोमेट्रिक्स के बाद कितनी देर में रिजल्ट आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।